आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो टॉपिक फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। पहले अगर मैं प्रॉब्लम लेकर आऊँ उसको समझें उसके बाद हम देखते हैं। तो पहले जो प्रॉब्लम है हमारे पास है, इन द इनिशियल स्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड बाय 5 वेबर in 2 seconds on a coil with 20 loops. In the final state 2, the same flux change in 8 seconds. Determine the ratio of the initial induced EMF and the final induced EMF. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहले स्टेट यानी पहली बार जब हम कर रहे थे जो क्या कर रहे थे, जाहिर है आगे क्या लिखा, फ्लक्स इज चेंज इन 5 वेबर, कि जब भी एक कॉयल से जिसके अंदर 20 लूप्स हैं उसके अंदर हम 5 वेबर का फ्लक्स तब्दील कर रहे थे 2 सेकंड के अंदर, तो उसको हम कह रहे हैं पहली स्टेट ये है। जबकि जो फाइनल स्टेट है यानी दोबारा जब हम कर रहे थे तब हमने क्या किया, उतना ही फ्लक्स जो कि पहले कितना था 5 वेबर, उतना ही फ्लक्स 8 सेकंड के अंदर तब्दील किया। तो जाहिर है दोनों फ्लक्स तब्दील होने की वजह से ईएमएफ पैदा हुई होगी, और वो इनिशियल ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ और फाइनल जो बाद में दूसरे केस में आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई होगी उनके दरमियान रेशो निकालें कि वो क्या है। अब ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हुई होगी, जाहिर है आप फर्ज करें इस मैग्नेट को आपने मूव किया और उससे फ्लक्स चेंज हुआ और उससे ईएमएफ पैदा होगी। ये सारी बातें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अंदर पढ़ चुके हैं, जिसको अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब फ्लक्स तब्दील हो किसी कॉइल से तो उसके अंदर ईएमएफ यानी करंट पैदा करने की जो ताकत है वो पैदा होती है आपके पास, यानी करंट पैदा होगा। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं। और वो क्यों होता है, जब ईएमएफ हो तो बैटरी के पास जो ताकत होती है करंट पैदा करने की उसे ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ पैदा होता है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एरिया से गुजरती हैं उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसके साथ साथ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंडक्शन के अंदर असल में हमने इस ईएमएफ का जो कि पैदा हो रहा है फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि ये रहा आपके पास एप्सिलॉन, जो सॉरी ई है जिसका ई टाइप है जिसको एप्सिलॉन या ईएमएफ कह लें आप, तो वो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था माइनस एन डेल्टा फ्लक्स ओवर डेल्टा टी, जिसमें चेंज इन फ्लक्स टाइम के लिहाज से था, जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रही थी और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा था। अब चूंकि अंदर इसके अंदर हमने इंड्यूस एमएफ की ही निकालनी है बात, तो वो इंड्यूस एमएफ का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। जिसमें डाटा की तरफ जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर प्रॉब्लम को ज़रा ध्यान से दिखाऊं, समझाऊं कि पहले केस में आपने क्या किया है कि इस मैग्नेट को या आप कॉयल को भी मूव करवा सकते हैं, हम फिलहाल अपनी आसानी के लिए मैग्नेट को कह रहे हैं वो मूव कराएं जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ आ रहा है। तो आपके पास जब भी मैग्नेट को आपने 2 सेकंड के अंदर अंदर इसके मूव करवाया तो तब जो फ्लक्स के अंदर तब्दीली आई वो आई 5 वेबर। जबकि दूसरे केस में आपने क्या किया है कि जो फ्लक्स जो मैग्नेट है वो अब 2 सेकंड के अंदर नहीं सेम फ्लक्स चेंज कराया, लेकिन आपने वो कैसे कराया, जब आप उसको 8 सेकंड के अंदर यहाँ लाया हो, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हो। तो अब जाहिर है अब आपने वक्त ज़्यादा लगाया है, जो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होना है वो तब्दील हुआ है, तो उस लिहाज से ईएमएफ भी चेंज होगी। तो हम कहते हैं स्टेट 1 के लिए ये ईएमएफ है जबकि स्टेट 2 के लिए ये ईएमएफ है। इसको मजीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स चूंकि सेम ही कॉइल है तो वो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो यहाँ पर जितने हैं उतनी ही वहाँ पर हैं, तो वो एन सेम रहते हैं। अब आगे फ्लक्स पे बात करते हैं, तो जितना फ्लक्स इधर चेंज हुआ है तो उतना ही फ्लक्स इधर तब्दील हुआ है, लेकिन हाँ टाइम जो लगा है वो चेंज हुआ है, तो इसको मैं 1 और इसको मैं 2 कह देता हूँ। जबकि हमने निकालना क्या है, इस एप्सिलन या जिसको ईएमएफ भी हम कह रहे हैं उन दोनों की, इस एप्सिलन 1 और एप्सिलन 2 की हमने रेशो निकालनी है 1/2 एप्सिलन 1 यानी ईएमएफ 1 जो कि पहले इनिशियल केस में पैदा हुई है, और एप्सिलन 2 जो कि फाइनल इंड्यूस ईएमएफ है उसकी रेशो निकालनी है। अब जाहिर है रेशो कैसे निकालें, जब ये बाकी सारी चीज़ें पता हों, टर्न्स पता है कितनी है आपके पास 20 लूप्स, तो टर्न्स और लूप्स एक ही बात, तो एन की वैल्यू उसने दे दी है वो कितनी है 20 है, और उसके बाद फ्लक्स जो पहले केस में तब्दील हुआ यानी चेंज इन फ्लक्स की जो उसने वैल्यू दे दी है वो कितनी आपके पास, वो है 5 वेबर, तो जिसको मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। जबकि पहले केस में
जो आपके पास टाइम के अंदर तब्दीली आई है, यानी टाइम चेंज हुआ है या टाइम पूरा मूव करते हुए जो टाइम लगा है वो 2 सेकेंड लगे हैं, जबकि इस केस में जो टाइम लगा है वो 8 सेकेंड्स लगे हैं। तो इसको मैं 1 और 2 भी बता देता हूँ। अब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 यानी EMF 1 और EMF 2 की वैल्यूज डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें एक नई स्लाइड में हम आ गए हैं, ये ऊपर जो है कॉइल है, नीचे अगर आप वाइट जिसके ऊपर नीडल सी बनी हुई है, ये असल में गैल्वानोमीटर है जो कि करंट मैयर करने की डिवाइस होती है। खैर फिलहाल यहाँ पर हम इस रेशो को निकालने जाते हैं और आपके पास ज़ाहिर है जो एप्सिलॉन 1 है उसकी वैल्यू जो ऊपर आपके पास गिवन है n और डेल्टा फाइव और डेल्टा टी, इसको यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास माइनस आ गया, जबकि डेल्टा फाइव जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, जबकि नीचे क्या है डेल्टा टी 1 जिसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं वो है 2 आपके पास, तो ये 2 लिख दी। जबकि n रह गया है उसको हम चले इस साइड पे, इधर भी लिख सकते थे इधर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है पहले कर लें बाद में एक ही बात है। तो n की वैल्यू चूंकि सेम ही है हम फिलहाल n ही लिखते हैं। अब आगे क्यों नहीं वैल्यू लिख रहा, आगे समझ आएगी क्यों नहीं लिख रहा। अब नीचे आपके पास अगर आए तो -7 आपके पास, चलो n को बाद में लिख लेते हैं जैसे ऊपर के लिए लिखा था। ऊपर अगर आप देखें तो फ्लक्स चूंकि वो सेम है तो उसको डेल फाइव ही लिख रहे हैं, जबकि आगे देखें तो डेल्टा T2 है जिसकी वैल्यू 8 सेकेंड है, तो ये 8 लिख लिया मैंने। अब अगर आप देखें तो ये n और n सेम है, कैंसिल, इस तरफ डेल फाइव और डेल फाइव कैंसिल, तो इस तरफ माइनस और माइनस भी कैंसिल। इस वजह से मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा था क्योंकि कैंसिल हो जाना था। बकाया जो आपके पास चीज़ रहेगी है उसको अगर हम लिखें तो ये आपके पास ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो 2 1s आर और 2 8s आर, तो ये आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, जबकि ये 1 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर कुछ नहीं है 1 आ जाएगा तो 1/4, 4 नीचे है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आपके पास ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपके पास क्या है 4, जबकि ये 1 जो कि नीचे है सॉरी डिवाइड हो रहा है इधर, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो यानी ये आपके पास जो ये वाली रेशो आई है वो आपके पास आई है 4/1, यानी इसको आप कह सकते हो कि क्या रेशो आई है 4:1। अब इस रेशो का मतलब क्या है, इसको मेन चीज़ ये समझना। अब इसको हम समझते हैं इस केस में कि पहले हम जो दूसरा केस है वो देखते हैं जिसमें हमें कितनी देर लगी इसको मैग्नेट को इधर मूव करवाने में, हमें लगे 8 सेकेंड, जबकि इस केस में कितने टाइम लगा हमें हमें लगे 2 सेकेंड। यानी पहले अगर आप 8 सेकेंड में मूव करा रहे थे तो फ्लक्स कितना पैदा हो रहा था, वो 5 वेबर था, जबकि उस लिहाज से हम ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी पैदा हो रही थी, वो आप जाहिर है यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप डालो तो वो है 8 सेकेंड, फ्लक्स कितना है 5, जबकि एन क्या है 20, तो 20 आपके पास ये आ गया। जबकि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ रहा है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे 8 से, तो ये कर लिया 12.5। यानी इस केस में जो E2 है वो आई है 12.5, ठीक है। EMF जाहिर है वोल्ट हम लिखेंगे। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेम चीज़ है, जाहिर है फ्लक्स जो है वो आपके पास 5 ही तब्दील हुआ है, टाइम अलबत्ता 2 सेकेंड लगे हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स 20 ही हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये 2 1s आर 2 10s आर 10 5s आर 50, तो ये आपके पास जो इस वक्त जो EMF पैदा हुआ है पहले केस में वो हुआ है 50 वोल्ट। अब अगर आप इसको गौर से देखें, जब आपने मैग्नेट को 8 सेकेंड में लेकर आए तब जो फ्लक्स सॉरी EMF पैदा हुआ 12.5 हुआ, लेकिन आप अगर जल्दी से यानी 2 सेकेंड में कितना, अगर आप इसको देखें कितने टाइम्स, 4 गुना कम टाइम के साथ आपने इसे मूव कराया, तो जो फ्लक्स है वो आपके पास 50 हो गया। यानी आपका जो EMF है वो 4 गुना बढ़ गया है। यानी अगर 12.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 आता है। चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर ये रहा 12.5 पहले हम कर लिया था, 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 50 आ गया। तो यानी जितना आप टाइम को कम मतलब जितना टाइम कम करोगे, जितना कम टाइम के अंदर फ्लक्स तब्दील करेंगे हम, तो उतना ज़्यादा EMF हमारे पास पैदा होगा। हमने इस प्रॉब्लम में भी देखा और ये रेशो भी हमें यही बता रही है कि जिस टाइम में अगर आप देखें तो पहले जो भी टाइम था वो था 2, उसके बाद क्या हुआ 8, तो अगर आप देखो तो जितना टाइम कम लगेगा फ्लक्स टाइम तब्दीली में उतना आपके पास जो है फ्लक्स जो है सॉरी EMF है ज़्यादा पैदा होगी। 4 गुना टाइम कम होगा तो 4 गुना EMF ज़्यादा होगी।
तो ये था प्रॉब्लम, ये रेशो भी हमने निकाली, उसको समझा भी। तो हमने आज क्या किया, एक प्रॉब्लम देखा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर।